गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांचर क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपको सेट 2020 का 346 एक्सएक्स 7वां सेट करा रहे हैं। वह सेट में चौथा क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का देखिए मेरा क्या कह रहा, कहता है उत्तल लेंस, लिखा हुआ उत्तल लेंस अवतल लेंस की क्षमता लिखा है क्वेश्चन में। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं, कितना दिया क्वेश्चन में, क्षमता दिया है। लिखा है बेटा आपको क्वेश्चन में 10 डायोप्टर एवं कितना दिया है, एवं 2 डायोप्टर है। 10 डायोप्टर 2 डायोप्टर संपर्क में रखिए। तो सुनिए बेटा, ये दिया है D1 D2 दे दिया है। अब आप सोचो क्षमता दिया, तो उत्तल लेंस है, एक है आपको अवतल लेंस। उत्तल की क्षमता हमेशा प्लस में होती है, अवतल की क्या होती है, माइनस है। बुक में भले ना दिया हो प्लस माइनस, लेकिन आपको समझदारी होना चाहिए। उत्तल लेंस के लिए F1 D1 कितना बड़ा, आपको पावर P1 का जो मान दिया है कितना बड़ा, उत्तल के लिए दिया 10 डायोप्टर, तथा अवतल के लिए क्या होगा, अवतल की जो क्षमता कहलाएगी ये कहलाएगी P2 बराबर -2 डायोप्टर। ठीक है ना, इस प्रकार 2 डायोप्टर हो जाएगी। तो यहां से निकाली जाएगी संयुक्त क्षमता। अब देखो संयुक्त क्षमता कितनी होगी यहां से, अतः संयुक्त जो क्षमता प्राप्त होगी बच्चों, क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। सूत्र होता है P का मान बेटा दिया 10 डायोप्टर -2, क्योंकि अवतल है इसलिए माइनस कहलाएगा, 2 डायोप्टर। क्वेश्चन में आपको 10D लिखा 2D लिखा, लेकिन अवतल शब्द होने के कारण वहां क्या लिखा जाएगा, -2D होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिया नहीं था, ये आपको समझना होगा। चलिए हल करने पर आएगा 8 डायोप्टर। चलिए अब लेंस की फोकस दूरी निकाल लो। लेंस की फोकस दूरी F बराबर होता है 1/P, वैसे फॉर्मूला था P इज इक्वल टू 1/F होता है। तो F बराबर, आप ऐसे देख सकते हैं F हो तो आपने सूत्र पढ़ा था P इज इक्वल टू 1/F या 100/F, तब F किसमें होगा, सेमी में होगा। यहाँ F मीटर में है तो यहाँ क्या होगा, सेमी में। चलो हमें क्या मालूम है, यहाँ 8 मालूम है, तो कितना है बेटा, ये F निकालो तो F कितना आएगा, ये है आपको 8 बराबर 100/F। यहां से F आएगा 100 कितना बेटा, 8 बराबर कितना, ये आएगा 25/4 से काटो, 25/2 cm। ये आपका आंसर सेंटीमीटर में प्राप्त हो गया। फिर क्या कह रहा है, संपर्क में रखी दोनों लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कितना सेमी दूरी है, 25 सेमी दूरी। तो देखो यहां से आपको वस्तु की दूरी कितना क्वेश्चन में, तो यहां देखते हैं। आप देखो वस्तु की दूरी दिया और आपको वस्तु की दूरी u का मान कहता है ये दोनों लेंस एक ले बन गए। क्या बन गए, हम इसका चित्र आपको यहां दिखा दे रहे। देखिए u कितना दिया आपको, 25 सेमी। पूछा नहीं है, वैसे चित्र बनाना नहीं कहा, 25 सेमी। u मालूम, f मालूम, आपको क्या निकाला, v। तो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। ये है बेटा लेंस का सूत्र कहलाता है। अच्छा 1/F कितना बेटा आपको, 1/F F का मान 25/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 25 2 ऊपर चला गया। 1/V आपको निकालना है, और यहां से V कितना बेटा, U है आपको, U दिया -25, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25। अब V आपको तो 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/V। इसको सॉल्व करें तो आएगा 1/25 बराबर 1/V। देयरफॉर V कितना आ गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। बेटा ये निकल गया, ये है प्रतिबिंब की स्थिति कितना है, 25 सेमी दूर बनेगा। युग्म लेंस की प्रकृति बताना है कि क्या होगा। तो युग्म लेंस कैसा काम कर, देखो ये आपका युग्म लेंस बना, तो इसकी क्षमता है प्लस में। तो जब क्षमता प्लस में है तो फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो प्रकृति क्या होगी बेटा, आपको प्रकृति होगी क्या चीज, उत्तल लेंस। प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति में लिखेंगे बेटा, प्रकृति क्या होगी इसकी, ये है उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, क्योंकि यहां क्षमता पॉजिटिव में है।
इसलिए आपका क्या बनेगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फोकस दूरी क्या बेटा, आपको प्रतिबिंब की दूरी यहाँ प्लस में आ गया। इसका मतलब है जो हमारा लेंस क्या है, लेंस है आपका कौन सा बेटा, लेंस तो उत्तर कहलाएगा क्योंकि यहाँ से प्लस बन रहा है। अब इसके बाद प्रकृति बताई जाती है कि V की स्थिति क्या है। तो यहाँ देखो वास्तव में V पॉजिटिव है, इससे प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी इसको दोबारा बताना पड़ेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पूछा गया, प्रतिबिंब अतः प्रतिबिंब की प्रकृति तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति प्राप्त होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी ये बेटा क्या होगा, ये होगा वास्तविक। प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अब बड़ा के छोटा ये बताना अभी उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले निकालना पड़ता है। u कितना बड़ा, आपको u देखेंगे कितना है, यहाँ पर u दिया 25 और v भी 25 आ गया। इसका अर्थ है प्रतिबिंब बराबर आकृति का बनेगा। कितना बनेगा, बराबर बनेगा, क्योंकि 25 सेमी पर वस्तु रखी, 25 सेमी पर प्रतिबिंब बन रहा, इसका मतलब होगा इसका आवर्धन कितना होगा, बराबर होगा। ठीक है, अर्थात आवर्धन कितना कहलाएगा, m का मान 1 आएगा और यहाँ पर तभी आपकी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, बराबर। लेकिन धनात्मक आ गया इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा क्या होगा, वास्तविक होता तो वास्तविक तथा क्या लिखेंगे, उल्टा होगा, उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब होगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ, 16 ग्राम, ये गा पार्ट 16 ग्राम, क्योंकि आंकी क्वेश्चन करा रहे आपको। 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधारित पदार्थ की क्या लिखा, पदार्थ की औसत आयु एक दिन है, और की औसत आयु कितना दिया क्वेश्चन में, औसत आयु 1 दिन है। पूछा क्या गया, तो ज्ञात करें। पूछा गया अर्ध आयु, क्या पूछा गया आपको, अर्ध आयु। अब अर्ध आयु को लिखा जाता है टी हाफ, और तो देखो क्या संबंध होता है, आपने पढ़ा था। तो इसका हल देखो, दूसरा पार्ट पूछा गया 3.5 दिन में, इतने दिन में अविघटित मात्रा ज्ञात करें। विघटित नहीं, अविघटित मात्रा मतलब शेष मात्रा आपको ज्ञात करनी। तो देखो सबसे पहले आपको हल कैसे करते समय, तो देखो क्या क्या दिया है ये आपको सामने लिखा। अर्ध आयु कितना है, चूंकि औसत आयु का जो बच्चों सूत्र होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु टी, औसत आयु क्या होता है 1.44 इंटू टी हाफ, बेटे फॉर्मूला होता है। औसत आयु दिया है 1 वर्ष, लिखा ना 1 वर्ष, ये लिखा है औसत आयु 1 वर्ष, इसलिए लिखेंगे 1 बराबर 1.44 और इंटू टी हाफ। आप यहां से बेटा निकालोगे, अतः टी हाफ कितना होगा, अर्ध आयु होगा 1/1.44, ये निकल गई अर्ध आयु। ठीक है, तो देखते हैं इतना दिन है तो दिन लिख दो, यही आपसे पूछा गया, इसको भाग दे लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा। अच्छा, फिर दूसरा पार्ट पूछा गया, दूसरा पार्ट से पूछा गया 3.5 दिन में अविघटित मात्रा। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, एक रिलेशन होता है अर्ध आयु काल, जो कि अर्ध आयु काल या अर्ध आयुओं की संख्या निकालो पहले, बराबर दिया गया समय बटे टी हाफ। ठीक है बच्चों, और दिया गया समय कितना है 3.5 दिया गया, ठीक है 3.5 समय दिया गया है, तो 3.5 दिन बटे 1 अपॉन कितना 1.44। अब 1.44 जाएगा ऊपर तो आएगा 3.5 गुणे 1.44। अब देखो बेटा
यहां पर हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, टेबल का हमें याद नहीं है, तो 3.5 में 2 का गुणा करो, और ऐसा करने से फायदा क्या होगा आपको समझ जाएंगे। इससे इसको काट दो, तो ये होगा 35 दूनी 70, 7 आएगा, गुणे कितना बेटा, ये आएगा 0.72 आएगा। देखो कितना सिंपल हो गया, 2 का भाग दोगे, 2 7 14 आएगा, 2 दूनी 4 हुआ, ठीक है। अब गुणा कर दो, देखो 7 दूनी 14, 749 से 50। तो कभी भी अर्धायुक संख्या है बेटा, n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है, इसे 0 और 4 छोड़ देंगे। अब यहां से देखो आपसे पूछा गया n कितना होगा, आपको n हो गया कितना 5 कहलाएगा, ठीक है, पूर्णांक भाग लेते हैं। इसके बाद मात्रा कितना है, n मान लीजिए 16 ग्राम मान लें। इसके बाद n आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चूंकि आप पढ़ चुके संबंध n बराबर n0 1/2 की पावर कितना n, परमाणु की संख्या वास्तव में होता है, लेकिन चूंकि रेडियोक्टिव पदार्थ अपनी मात्रा का आधा हो जाता है, कोई भी रेडियोक्टिव पदार्थ, अर्ध आयु काल का मतलब होता है कि कोई भी रेडियोक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी मात्रा का आधा हो जाए, इतना था तो आधा हो जाए, उसमें जितना समय लगेगा उस समय का नाम रखा गया अर्ध आयु काल, ठीक है। तो यहाँ पर जब अर्ध आयु पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ में क्या होता है, परमाणु जो होते हैं, तो परमाणु आधे हो जाए, मात्रा का अर्थ है परमाणु की संख्या आधी करना है, इसलिए ये क्वेश्चन संख्या पर हल होगा, ठीक है। तो ये इतना होगा, n निकालना आपको। अब n क्या होगा आपको निकालना, जो देखिए है क्या चीज, n है अविघटित द्रव्यमान परमाणु, विघटित अविघटित विघटित, ठीक है, द्रव्यमान या परमाणु, ठीक है। तो देखिए अब ए दिया 16 रख दो, यहाँ पर 1/2 रखो, यहाँ पर है n का मान 5 रखेंगे, तो आएगा 16 गुणे इसको लिखें तो आएगा 32। इसको काटेंगे तो आपका n परमाणु नहीं बेटा, क्योंकि परमाणु यहाँ द्रव्यमान से हल होगा, ठीक है। m से भी आप हल कर सकते, चाहे तो इसको m बना सकते हैं आप, m आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि मास प्रोपोर्शनल टू तो कितना n, या n प्रोपोर्शनल टू क्या, थोड़ा n प्रोपोर्शनल, दोनों का अर्थ एक ही है, तो आप चाहे तो यहाँ m लिख सकते हैं। तो कितना है बेटा, मात्रक चूंकि ये m में दिया तो हम इसको m भी लिख सकते हैं, देखो हम m लिख दे रहे लीजिए, तो यहां से आपको कितना आएगा, इतना ग्राम में आएगा, क्योंकि ये डाटा हमने ग्राम में रखा। तो देखिए कितना आएगा, m बराबर ये आएगा 0.5 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना द्रव्यमान बचा रहेगा, द्रव्यमान की जो मात्रा होगी 0.5 ग्राम द्रव्यमान आपका बचा रहेगा, यही आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का खा गा का घ 4 घा, क्या क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित, आप सेट देखेंगे बेटा आपको मिलेगा, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश, रैखिक लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, रैखिक आवेश घनत्व दिया क्वेश्चन में। इसको बच्चों लिखते किससे है, इसको लिखा जाता है लेमडा से। लेमडा कितना दिया क्वेश्चन में, ये दिया है 10 गुणे 10 की घात -8 कूलाम बटे मीटर। ये मात्रक दिया गया है, तार से 2 सेमी दूरी पर, तार से बिंदु की दूरी कितना दिया क्वेश्चन में, बिंदु की दूरी दिया r = 2 सेमी, इसको तुरंत मीटर बदल देंगे तो 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिखेंगे। अब क्या था, दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, तो देखो ये तार सीधा तार है, और इस तार से आपको यहां पर क्या निकालना है, यहां करंट नहीं बल्कि यहां आवेश है, विद्युत आवेश है। तो इस तार से कितनी दूरी पर, r बराबर 2 सेमी की दूरी पर आपको क्या निकालना, तीव्रता निकाले हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की जो, चूंकि किसी बिंदु पर आपको याद होना चाहिए, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की जो तीव्रता होती है किसी चालक तार से, कितने, किसी चालक तार से
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ये सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 गुणे 10 की घात 9 लिखेंगे। 2 लैम्डा का मान बेटा यहां से कितना लिखें, 10 गुणे 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर। नीचे है कितना बेटा, आर दिया 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। ये हल करने पर आएगा न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 9 तो रहेगा, पावर चेक कर लो, ये आंसर सुनो। ए -2 ऊपर गया, +2 हो जाएगा, +2 और ये आपका 3, एक 3 हो गया, 3 9 3 12, 12 में से 8 चला गया, कितना है, ये आएगा +4 वोल्ट प्रति मीटर। लिखो चाहे न्यूटन पर कूलम, या मात्रक और भी लिख सकते आप। तो जो ई का मात्रक बना हुआ बना 9 गुणे 10 के 4 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट बटे मीटर, दोनों मात्रक होता है बच्चों। या लिखा 9 × 10⁴ वोल्ट बटे मीटर। ए भी बेटा इसका फॉर्मूला मतलब मात्रक है, तो कोई भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और तीव्रता की जो दिशा, चूंकि लैम्डा प्लस में दिया है, इसे तीव्रता की दिशा क्या होगी, दिशा होगी कहां पर, ई की दिशा होगी, ई की दिशा तार से दूर होगी, तार से दूर होगी। तो ये बेटा आपको क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 4 का घ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इस बच्चों एक क्वेश्चन था यहाँ पर, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग में की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त। फ्रिंज की चौड़ाई हम आपको पीछे जो लेक्चर दिए हैं, वीडियो बनाए, उसमें हम आपको दे चुके हैं। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, निकालने का ढंग आपको सिखाए हुए हैं। तो आप फ्रिंज की चौड़ाई वहां से निकाल लीजिएगा। हम आपको हल्का हिंट्स दे दे, फ्रिंज की चौड़ाई निकालते कैसे, उसको भी आप देख लें। बिल्कुल सिंपल टेक्निक में बताते हैं, अभी आपको फिर देख लें कैसे फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की जाती है। तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये था क्वेश्चन 4 का ख। और आपको करना क्या है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन हो पहले उसको किया करिए, तो उससे टाइम बचता है आपका और इजी पड़ता है। देखो 4 का खा भी हमने छोड़ा था, देख सकते हैं आप इसको। फ्रिंज की चौड़ाई, द्विक स्लिट मास फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना, चौड़ाई ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। हमने जब पढ़ाया था तो भी बताया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निकालते कैसे, मैं फिर आपको याद दिला दूं। देखो जरा बेटा, यहां पर एक छिद्र बनाते हैं इस तरह, और यहां कोई प्रकाशिक स्रोत रखते हैं। यहां से आपको, और इसका हम डिस्कशन मेटा दे देंगे, थोड़ा हिंट दे दें। यहाँ S1 है, यहाँ पर S2 है, यहां से प्रकाश किरण एक साथ पहुंचेंगी और यहां पर क्या बनेगा बेटा, दीप्त बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रकाश किरण थोड़ा मुड़ जाएंगी तो ये ऐसे चली जाएंगी और यहां से जाएंगी। इस प्रकार आपका यहां पर सपोज करो ये है एम बी दीप्त, इसका डिस्टेंस क्या मान सकते हैं आप, XM मान लेना, ठीक है। और इस दूरी को कहते हैं पर्दे की दूरी D कहलाती है। दोनों छिद्रों के बीच की स्मॉल क्या मानते हैं, स्मॉल d मानते हैं, ठीक है। और यहां से एक लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया हमने, और यहां से विवर्तन मुड़ा प्रकाश किरण तो ऐसे जाएगी रेज। तो यहां से यदि थीटा ए मुड़ा तो ए थीटा होगा, तो आपका ए भी थीटा ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आता है। अब S2M कहलाता है पथांतर। तो दोनों हम क्या करते हैं, दोनों हमने पीछे हिंट दिया था और पढ़ाई भी इसको। तो कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। यहां से देखो, सबसे पहले S1 S2 से जो भी द्वितीय तरंगा चलेंगी वहां पर पर्दे पर, पर्दा है ये आपका पर्दे पर क्या होता है, दीप्त तथा अधिक फ्रिंज पट्टियां बनती हैं, और हमें इनकी चौड़ाई निकालना है। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, ये इसका रे डायग्राम बन गया। ये आपका प्रकाशिक स्रोत है, कैसा है, बिंदु प्रकाश स्रोत, बिंदु प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश एकवर्णी स्रोत। तो ये बेटा बिंदु प्रकाश स्रोत है, लेकिन कैसा, एकवर्णी। एकवर्णी का अर्थ इसका जो कलर होगा एक रंग का होगा, ठीक है। चलिए अब देखो,
यहाँ से तनका यहाँ पहुंचेंगी, समान दूरी है, इसे समान कलांक पहुंचेंगी। और इस प्रकार ये देखेंगे पर्दे पर क्या दीप्त और दीप्त फ्रिंज बनती है। सपोज करें कि यहाँ पर कोई दीप्त बनती है, तो इसके बाद दोनों का एक रास्ता तरंग यहाँ से यहाँ जा रही और एक बच्चों जा रही यहाँ से यहाँ, दोनों के रास्तों में अंतर है। जो भी रास्तों में अंतर होता है उसको कहते हैं पथांतर। तो पथांतर कितना होगा चित्र में जो बच्चों पथांतर है, पथांतर होगा S2M। S2M किसके बराबर है? यह होगा S2P माइनस S1P के बराबर। मानो दोनों के रास्तों में अंतर है। पथांतर और कलांतर में संबंध भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है पथांतर बराबर? तो पथांतर कलांतर में आपको संबंध बताया था हमने कि S2M। देखिए अब आपका कंसेप्ट क्या बनेगा, देखिए समरूप त्रिभुज है S2M S1 तथा त्रिभुज कितना आपको इसका नाम डाल दो OC और P में, OCP, PCO कुछ OCP में। अब क्या विशेषता होती है? S2M छोटा लंब बटे कर्ण। लंब है बेटा आपको छोटे के लिए S2M, कर्ण है S1 S2, और वहां पर लंब कौन सा बेटा? PC। ये देखो लंब PC है, इसका कर्ण है आपको कितना? OP। हमें S2M चाहिए तो आएगा कितना? S1 S2 गुणे PC बाई कितना बड़ा? OP। और S2M जो बनेगा S1 S2 का मान है स्मॉल d और PC का जो बेटा मान है कितना? कैपिटल D। और OP देखो S1 S2 स्मॉल d है और PC कितना बड़ा? PC आपको XM, PC है XM। और जो OP है इसको हम D मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो चूंकि बेटा XM जो होता है बहुत छोटा होता है D से, इसलिए आप कर्ण किसका, अतः कर्ण किसके बराबर? कर्ण बराबर मान सकते हैं कितना? आधार के बराबर, ठीक है। जो आधार कितना है आपका? D। तो इस प्रकार आपको A निकल गया पथांतर, ठीक है, पथांतर बन गया। अच्छा ये आपका सूत्र बन गया। अब आपको मान लीजिए फ्रिंज कैसी है? दीप्त के दीप्त। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए दीप्त फ्रिंजों की क्या विशेषता है? दीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर शब्द आपने पढ़ा था, पथांतर जो होता है डेल्टा XM, जो भी पढ़ते हैं डेल्टा एक्स बराबर होता है M लेमडा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे अतः M लेमडा इज इक्वल टू XM D बाई D। यहां से निकालते बेटा क्या निकालना पड़ता हमें? XM निकालो। अतः XM बराबर M लेमडा D बाई D। ये आपका बेटा XM है। इसी प्रकार M माइनस 1V दीप्त के लिए होगा तो XM माइनस 1 इंटू M माइनस 1 लेमडा D बाई D के लिए दूरी। ये दूरी अब देखो यहां से हमने कहा कि MB दीप्त है, इसके बाद यहां से पांचवी है चौथी दीप्त की दूरी को घटा देंगे तो यहां पर पांचवी दीप्त की दूरी प्राप्त हो जाएगी। अतः फ्रिंज की चौड़ाई क्या बनेगी? अतः फ्रिंज की चौड़ाई जो बनेगी होगा बेटा W इज इक्वल टू XM माइनस XM माइनस 1। XM क्या है? MB फ्रिंज की दूरी में से M माइनस 1 की फ्रिंज की दूरी घटा देंगे तो कितना आएगा आपको? यहां देखें आएगा M लेमडा D बाई D और माइनस M माइनस 1 लेमडा D बाई D। इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे? हमने कॉमन लिया बेटा आपको कितना? लेमडा D बाई D। तो आपका आएगा M माइनस M प्लस 1। तो W आ गया, ये M से M कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा W? अतः W जो आएगा लेमडा D बाई D। बेटा ये है व्यंजक आपका फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक है। और इस प्रकार ये पूरा डिवीजन आपका पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। आप इसको देख सकते हैं और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको देखिए तथा सब्सक्राइब भी करिए।